तो दोस्तों हम यहाँ पर जीके का बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि देख सकते हैं आपकी एग्जाम की तैयारी आपकी स्टार्ट हो गई है। और डेली यहाँ पर आपकी हिंदी की भी क्लासेस दी जा रही हैं, जो कि आपकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट और आपकी जीके का भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अगर ये लगातार क्लास लेते रहेंगे तो आपकी सब कुछ मजबूत हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपना रिजल्ट हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए आवाज मिल पा रही है सभी को? चलिए एक बार क्लियर कर दीजिए, हमारी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है, आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। चलिए स्टार्ट किया जाए। यहां पर देखिए सामान्य ज्ञान का टेस्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेहतरीन होंगे, 50 प्रश्न होंगे। कितने आंसर आप लोग सही करेंगे इसकी काउंटिंग आप लोग पहले से करते रहिएगा, ठीक है? चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जवाब देना है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया था? तो चलिए जवाब दीजिए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे कौन से उद्योगपति थे जिनको यहां पर सम्मानित किया गया भारत रत्न से? चलिए पहले क्वेश्चन का लगभग जवाब आ गया है। काफी लोग दे रहे हैं यहां पर आपका बी नंबर, सी नंबर, ए नंबर, मतलब सबका जवाब यहां पर अलग अलग अभी तक आया है। याद रखिए यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा, JRD टाटा। अर्थात तो यहां पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। याद रखिए टाटा का जो जन्म हुआ था, अर्थात इनका जो जन्म हुआ था ये 1904 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था पेरिस में हुआ था। ये अपने पिता रतन जी टाटा जो थे ना, रतन जी दादा भाई टाटा, और माता जी सुजैन जो विक्रिय थे, ये दूसरी संतान थे। ठीक है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलिए जवाब दीजिएगा कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है। टू का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहां पर आपका टू का ए नंबर, सी नंबर दे रहे हैं। देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? चलिए भारतीय दिया है ना, भारतीय वनस्पति दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1890 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, याद रखिए यहां पर भारतीय न लगाता कि राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, तब आप लोग लखनऊ लगाते। जो लोग लखनऊ लगा रहे थे उनको बता दें कि जब होता है राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान तब आंसर होता है लखनऊ, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे, यहां पर आंसर आपको देना है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, तो चलिए यहां पर आंसर आपको लॉक करना है। चलिए भाई, तो देखिए काफी लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं। थ्री का ऑप्शन यहां पर बनेगा डी, 1930 में। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आपके 1930 में किए गए थे। कब? 1930 में आपके किए गए थे। ठीक है, कहां पर? तो कनाडा। कनाडा जानते हैं, कनाडा में एक शहर है हैमिल्टन। क्या है? हैमिल्टन शहर है, वहां पर किए गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और यहां पर प्रथम बार भारत ने जो भाग लिया, तो भारत ने प्रथम बार 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल में भाग लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे औद्योगिक ऋण के लिए भारत में शीर्ष बैंक आपका कौन सा है? ये बताइए औद्योगिक ऋण के लिए भारत में शीर्ष बैंक आपकी कौन सी है? यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए 4 नंबर में, और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। क्या नाम है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं IDBI, है ना। याद रखिएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी कब? आपके 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य पूछा गया है, तो जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखें इसका मेन कार्य होता है राष्ट्रीय अनुमान आय एकत्रित करना। मतलब यहां पर यह हो सकता है जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा? आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। इसे बोलते हैं CSO बोलते हैं, है ना, सेंट्रल स्टैटिकल ओमनाइजेशन, ऐसे कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, CSO बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर याद रखिए ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं तुगलकनामा की रचना किसने की? यहां पर बताइए तुगलकनामा की जो रचना किया था वो किसने किया था? यहां पर आपका आंसर जवाब देना है। चलिए काफी अच्छी आपका यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, तुगलकनामा की जो रचना किया वो किसने किया था?
चलिए देखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा, ये आपका बनेगा आपका डी नंबर, अमीर खुसरो थे। याद रखिए कि तुगलकनामा की जो रचना किया था वो आपके अमीर खुसरो किया था। इसका ऑप्शन डी बनेगा। याद रखिएगा अमीर खुसरो ने की थी। इसमें तुगलक वंश के संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा अबुल फजल मत लगाइए, क्योंकि हर चीज अबुल फजल ने ही नहीं किया है। यहाँ पर तुगलकनामा की जो रचना किया है वो अमीर खुसरो ने किया है। याद रखिए इसमें तुगलक वंश से संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है या गुलामों का गुलाम कहा जाता है? यहां पर आंसर आपका सही क्या हो जाएगा? तो चलिए भाई जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, आपके इल्तुतमिश को कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इल्तुतमिश को यहां पर कह सकते हैं दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। ये आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, साथ में मोहम्मद गोरी का भी क्या था? गुलाम था। इस कारण इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दार उल सफा की स्थापना किसने की? यहां पर बताइए दार उल सफा की जो स्थापना किया था वो किसने किया? यहां पर आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दार उल सफा आपकी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। या एक है क्या? याद रखिए दार उल सफा क्या था? ये एक राजकीय अस्पताल था। क्या था भाई? ये एक आपका अस्पताल था। याद रखिएगा ये एक प्रकार का अस्पताल विभाग होता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके काल में विजयनगर की यात्रा की थी? यहां पर आपको बताना है कि जो आपके फारसी यात्री हैं नाम क्या है? अब्दुल रज्जाक। ये किसके शासनकाल में? तो याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा देव राय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और वह खुरासन के सुल्तान मिर्जा शाहरुख का दूत था। अर्थात जो खुरासन पड़ता था तो खुरासन के सुल्तान मिर्जा शाहरुख का क्या था? ये दूत था। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? यहां पर जवाब देना है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। तो शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? यहां पर आंसर देना है। तो चलिए जवाब क्या हो जाएगा? छाछठ मत लगाइए, क्योंकि यहां पर आपको पता है छत्रपति की उपाधि इन्होंने बहुत बाद में रखी थी। मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर 1674 में। याद रखिएगा इन्होंने अपना राज तिलक करवाया था। क्या राज तिलक जो करवाया था वो आपकी कब करवाया था? 1674 में राज जब से कराया था। कहां पर करवाया था ये बताइए, जल्दी से कमेंट करिए कि शिवाजी ने अपना राज तिलक जो करवाया कहां पर करवाया। चलिए रायगढ़, बिल्कुल सही है। याद रखिए रायगढ़ में करवाया था, रायगढ़ में करवाया था। ठीक है ना। और कह सकते हैं कि राजअभिषेक की प्रक्रिया काशी के एक पंडित थे गंगाधर द्वारा संपन्न करवाया था। और इसी अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। क्लियर है ना। चलिए पहली बार जुड़ रहे हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है तो आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से देखते जाइएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ गया है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? अब आप ही बताइएगा कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो कोचीन की जगह इसने गोवा को राजधानी बनाया, यह किसने बनाया था? चलिए यहां पर आंसर देना है, यह है नीना डी कुन्हा। यहां पर आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, अल्मीडा मत लगाइएगा। यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा नीना डी कुन्हा। नीना डी कुन्हा ये जो आपके 1530 में, कब भैया? 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया और उसी ने सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगालियों की बस्ती भी बसाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? यहां पर जवाब दीजिएगा कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई? पेरिस की संधि। चलिए पेरिस की संधि आपको बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1763। यहां पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर। 1763 ईस्वी में हुआ था, अर्थात पेरिस की संधि हुई थी इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1763 में। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ था? कर्नाटक का युद्ध हुआ था। कौन सा? तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। याद रखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था इसी से आपका युद्ध हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध से अंत हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है ना। और शर्तों के अनुसार क्या हुआ? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में जीती गई जितनी भी आपकी फैक्ट्रियां थी वो सब आप फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्री किलेबंदी नहीं कर सके और वहां सैनिक भी नहीं रह सकते थे, ये इसमें हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको आंसर लॉक करना है। चलिए 13 का ऑप्शन लॉक करना है। चलिए तो देखिए तत्वबोधिनी सभा दिया है ना,
चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, प्रयास करें सभी लोगों को जवाब सही हो। अगर नहीं आता है तो आप लोग ऐसे टॉपिक को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन करते रहिए। ठीक है, ये समझिए कि आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं है अगर आप पढ़ने में लगा कंटिन्यू रहते हैं तो। देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर, जिसका ऑप्शन आया बिल्कुल सही हो जाएगा कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो आपके 1839 में। याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है, 1839 में की गई थी, ये भी नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि महात्मा गांधी एवं वी आर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? बताइए, महात्मा गांधी और वी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ? यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं भाई, जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 32। कौन 32? ऑप्शन आपका बी, सितंबर 1932, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। सितंबर 1932 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए हुआ क्या था कि सितंबर 1932 में जो महात्मा गांधी और दलित नेता, दलित नेता कौन थे? वी आर अम्बेडकर थे। तो महात्मा गांधी और दलित नेता वी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। पूना समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन जो व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई थी, याद रखिए समझौते में। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। क्लियर है ना? हर एक पॉइंट को समझते चलिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? तो बौद्ध धर्म जो दो भागों में विभाजित हुआ था, ये किसमें विभाजित हुआ? चलिए कौन सी आपकी संगीति थी? ये चौथी थी, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। याद रखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं, इसका आयोजन हुआ था कुंडल वन में। कहा हुआ था भाई? तो आप याद रखिए कुंडल वन। अच्छा कुंडल वन कहां पड़ता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए तब तक। देखिए कुंडल वन में हुआ था और इस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। और इस संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? वासुमित्र ने। किसने? तो आपकी वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता किया था। ये कुंडल वन पड़ता है आपके कश्मीर, बिल्कुल सही जवाब है कि ये कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर आपको बताना है और यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे तीर्थकर जो आपके थे वो थे संभवनाथ। कौन थे भाई? यहां पर थे संभवनाथ थे। ठीक है, और इनके जो प्रतीक चिन्ह था वो कौन था? घोड़ा था। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, घोड़ा था, याद रखिएगा। अगर जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और इस धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें महावीर अंतिम तीर्थकर थे, है ना। और जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? यहां पर जवाब देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये वेद है आपका कौन सा? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ए नंबर। याद रखिए यहाँ पर यजुर्वेद नहीं, यहाँ पर होगा अथर्ववेद होगा। याद रखिए अथर्ववेद ये कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि इस वेद में जो सभा और समिति हैं इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है आपके अथर्ववेद में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? भारत में होने वाला हूण आक्रमण, याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जो आपकी जानकारी मिलती है वो कौन से अभिलेख से? ये अभिलेख है आपका भीतरी स्तंभ अभिलेख। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। और इस स्तंभ लेख का संबंध है स्कंदगुप्त से। किसे है? तो आपके स्कंदगुप्त से संबंध है, इस अभिलेख का संबंध है स्कंदगुप्त से है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वैदिक काल में जीवन पर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? चलिए वैदिक काल में जीवन भर जो अविवाहित महिलाएं थी, अविवाहित जो विवाह नहीं करती थी, उन महिलाओं को क्या कहते थे? तो इनको कहते थे आजामू। क्या कहते थे? ऑप्शन हो जाएगा सी, आजामू कहते थे, आजामू कहते थे। याद रखिएगा। और वैदिक सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? अगर क्वेश्चन पूछे कि वैदिक सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी भाई? ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिए ग्रामीण सभ्यता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? अर्थात एक ऐसा गुण है जिसका कह सकते हैं गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। ये जाना जाता है आपका बुध ग्रह है। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ठीक है, शनि मत लगाइएगा, यहां पर लगाना है आपको बुध लगाना है, बुध। ठीक है ना। बुध जो सबसे छोटा है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है या सूर्य के सबसे नजदीक है, इसका सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। तो ये कई सारे पॉइंट होते हैं जो कि आपके बुध ग्रह से बनते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, याद रखिएगा इसे आपके ज्वालामुखी को कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी कौन सा है?
ये है आपका कौन सा, स्ट्राम्बोली। क्या है, स्ट्रा जब बोलेगी तो प्रकाश तो होगा, लड़ाई भी होगी। तो स्ट्राम्बोली ये है आपके भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। मतलब कह सकते हैं स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलती रहती है, इसके आसपास का जो भाग होता है प्रकाशित होता रहता है, इस कारण इस ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। याद रखिएगा काफी लंबी दूरी तक बसा हुआ है, और जब हमेशा इसमें से सक्रिय रहेगा तो आसपास एरिया में क्या होगा, चमक तो बनी ही रहेगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। यहां पर बताइए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। देखिए यहां पर लाओस भी है, कजाकिस्तान है और आपका उज्बेकिस्तान है, लेकिन जो आपका थाईलैंड है, क्या है भाई, जो आपका थाईलैंड है, ये आपका कह सकते हैं स्थल रुद्ध देश आपका नहीं है। ठीक है ना। देखिए स्थल रुद्ध देश मतलब होता है कि एक ऐसा देश जिसकी सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती, अर्थात छूती नहीं है। तो इन विकल्पों में से कौन सा है, तो थाईलैंड आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और यहां पर आगे, अच्छा अगर यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, सबसे बड़ा अगर पूछे तो कजाकिस्तान। याद रखिए कजाकिस्तान जो आपका है ये सबसे बड़ा स्थल और रुद्ध देश है, अर्थात काफी एरिया में आपका बसा हुआ है स्थल और रुद्ध देश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे असवान बांध किस नदी पर बना है। यहां पर जो आप दीजिएगा असवान बांध किस नदी पर बना हुआ है, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। और सभी यहां पर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का जवाब यहां पर देना है, सभी लोग यहां पर जवाब सही दीजिएगा। असवान बांध किस नदी पर है, चलिए नील नदी पर। चलिए सभी का जवाब आ रहा है लगभग, यहां पर नील नदी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है कि नील नदी का जो उद्गम होता है, अगर क्वेश्चन ये पूछे नील नदी का उद्गम कहां से होता है, तो याद रखिए अफ्रीका में एक झील पड़ती है विक्टोरिया झील। कौन सी पड़ती है, आपकी विक्टोरिया झील पड़ती है, विक्टोरिया झील ये आपकी कह सकते हैं। और नील नदी की बात करते हैं तो विश्व की सबसे लंबी नदी है ना। और अगर ये पूछे कि अमेजन नदी क्या है, तो अमेजन नदी क्या है, ये आपकी कह सकते हैं विश्व की सबसे चौड़ी नदी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बताइएगा बाबा बुदन की जो पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए भाई इसका जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन प्रयास अगर अच्छा रहेगा तो 100% एक ना एक दिन यहां पर आप लोगों को सफलता 100% मिलेगी। चलिए देखिए आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, यहां पर जो पहाड़ी हैं ये पड़ती हैं आपके कर्नाटक में। बाबू बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो जैसे आपकी बाबू बुदन की पहाड़ी और आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों कर्नाटक राज्य में हैं, और यह दोनों कैसे पठार हैं, आपके धारवाड़ के पठार हैं। ठीक है, ये जो आपके पठार हैं धारवाड़, आपने सुना होगा धारवाड़ की चट्टानें है ना, तो याद रखिए कि आपके धारवाड़ पठार का ही भाग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। तो चलिए बताइएगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां इनमें से कौन है। तो देखिए यहां पर आपका दिया गया है कौन सा पॉइंट आपका, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए आपकी जो मूसी नदी है ये आपकी हो जाएगी कृष्णा की, है ना, मूसी नदी है। चलिए यहां पर देखो कोयना नदी आपकी है, और यहां पर आपकी दी गई है दूध गंगा। अच्छा यहां पर जो दी गई है कौन सी, आपकी जलांगी नदी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, और 1 2 3 कहां पर है, ऑप्शन आपका बी है। अब यहां पर जो दी गई है कौन सी, आपकी जलांगी नदी। ये जलांगी नदी है आपकी हुगली नदी की, किसकी है भाई, ये है आपकी हुगली नदी की है। याद रखिए जलांगी नदी है आपकी हुगली नदी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। किसी भी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है। तो चलिए जवाब दीजिए 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब ए नंबर दक्षिण पश्चिम मानसून दे रहे हैं। बिल्कुल सही है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और इस मानसून का विस्तार जून से सितंबर माह तक होता है ना। लगभग देखा जाए तो भारत में लगभग 74% वर्षा, लगभग 74% वर्षा जो होती है ये इसी मानसून से होती है। हमने आपको मैप में भी बताया था कि मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो भी आपको पूरी तरीके से क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ऐसे मानसून आपका आगे धीरे धीरे पड़ता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं। ये देख सकते हैं क्वेश्चन कितना लाजवाब है। ये क्वेश्चन आपका लगातार पूछा जा रहा है इस बार एग्जाम में कि बांग्लादेश के साथ सीमा कितने भारतीय राज्य से है। जैसे आपका नेपाल पूछेगा, आपसे भूटान भी पूछता है, आपसे पूछता है कि आपका म्यांमार किसके साथ सीमा साझा है। अर्थात जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, देश है, वो पूछता है कि भारत के कितने राज्यों से जुड़े हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपका बना हुआ है और इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहले बना था लेकिन पूछा अब जा रहा है बहुत ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए भाई यहां पर जो दिया है बांग्लादेश किसके साथ सीमा बनाता है, 5 याद रखिए भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, 5
तो यहां पर आपके कौन कौन से हैं बताइएगा। इनमें से देखिए सबसे लंबी सीमा किसकी है, आपकी बांग्लादेश की है। लगभग देखा जाए 4906 किलोमीटर इसकी सीमा है जो इसके साथ आए। तो देखिए सबसे पहले असम के साथ बनाता है सीमा, असम के साथ बनाता है। फिर इसके बाद यहां पर आपका मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आपका पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा ये आपके असम के साथ भी है। काफी लोग असम को नहीं समझेंगे ये असम से है कि नहीं। जब मेघालय के ऊपर जाओगे, याद रखिएगा ये जो बांग्लादेश है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, और जब ऐसे आप लोग जाएंगे तो ऐसे जो हल्का से ये कोना निकला है, ठीक है, ये कोना, ये वाला कोना ही आपके असम के साथ स्पर्श करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस कारण से आपके 5 आपके हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत तथा चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। इसके पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन आपका मिला था जिसमें पूछा गया था यहां पर कि जो मैक-मोहन रेखा है वो किसके बीच है, तो वो आंसर था भारत और चीन के बीच। आज पूछा गया है कि मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। चलिए यहां पर जवाब देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1914, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1914 यहां पर आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा इस रेखा का निर्धारण आपके कब, तो शिमला में किया गया था 1914 में। कहां पर, तो शिमला समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। चलिए राष्ट्रीय आय की अगर बात करते हैं, इस समिति का गठन की अगर बात करते हैं, इसकी अध्यक्षता की गई थी पीसी महालनोबिस, जिनका नाम हमने आपको कई बार बताया है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी मॉडल पर आधारित थी, अर्थात पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। और इन्हीं की अध्यक्षता में आपके 1949 में, क्या 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए यहां पर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, याद रखिए। तो आपको नोट कर लेना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन को तो हमने आपको कई बार बताया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लाजवाब है। अब आप बताइए इनमें से कौन शामिल नहीं होता है। देखिए भाई, शिक्षा शामिल होती है, प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है, जीवन प्रत्यास्था होती है, लेकिन जनसंख्या इसमें से आपकी शामिल नहीं होती। याद रखिए मुख्य 3 विषय होते हैं, जीवन प्रत्यास्था, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय आपकी शामिल होती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सामुदायिक विकास कार्य की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो भाई ये बताइए, सामुदायिक विकास केंद्र है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 1952 से। कब हुई थी, आपके 1952 से। अब आप ही बताइए 1952 में कौन सी योजना चल रही थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी चल रही थी जो कि आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अर्थात जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, जो कि 51 से लेकर आपके 56 तक चली थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली विभाग आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आपके आते हैं। अब आप जवाब दीजिएगा कि जो विनिर्माण क्षेत्र है और बिजली निर्माण जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आपके आते हैं, यहां पर आंसर आपको देना है। चलिए विनिर्माण देखिए आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, याद रखिएगा यहां पर आपका द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जैसे सेवा क्षेत्र होता है वो आपके तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र में, और कृषि जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा है। ये समझिए कि पेपर लीक हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग पढ़ेंगे समझो कि वैसे वैसे धीरे धीरे पेपर आपका लीक होता रहेगा, क्योंकि आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेस्ट होती रहेगी और आपके जो क्वेश्चन का लेवल भी होगा वो भी समझिए कि ऐसा ही आपको लगेगा कि एग्जाम में कि ऐसे ही क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर भाई आप लोगों ने नहीं किया है तो कर दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगाकर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे मोटिवेट हम भी रहें और भी आपको एनर्जी के साथ आपको पढ़ाते रहें। ठीक है, चलिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया है, आंसर बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर, यकृत होता है। यकृत जिसे हम लोग लीवर कहते हैं, है ना, लीवर भी इसे कहते हैं ना, जिगर भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं, याद रखिएगा। और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। लीवर का वजन कितना होता है भाई, इसका वजन होता है 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है, याद रखिएगा, जो कि देखा जाए लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है, सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है देखिए 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा कुल खर्च जो शक्ति है वो आपकी कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है। तो देखिए भाई इसके लिए एक सूत्र होता है, इसके लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है, वो हम आपको सूत्र बता देंगे, उसी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पावर बराबर होता है जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है और आपका टाइम होता है, अर्थात P बराबर होता है E/T। ठीक है, P बराबर E/T होता है, या हम लोग इसे कह सकते हैं क्या, P बराबर इसको जो आपका E है, E को हम लोग बोलते हैं VI कह सकते हैं, T कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सवाल है, इसको आप लोग नोट कर आंसर कर लिख दीजिए, हम आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आपका डी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए ऐसे निकाल लीजिए, हम डायरेक्ट आपको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर होता है P बराबर V, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको V इंटू आपको कुछ बनेगा, मतलब V 2V बन जाएगा, 2V, और इंटू आपका भागे हो जाएगा 1.5 होता है। ठीक है, ये मैथ का सवाल है, मैथ हमें थोड़ी कम आती है, तो बस आपको बता दिए कि इसी सवाल से आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि पानी की बूंदों पर तैलीय पृष्ठ न चिपकने का कारण क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए पृष्ठ तनाव जवाब आ रहा है, देखिए आपका जवाब इनमें से आपका लगभग सभी का सही आ रहा है। याद रखिएगा कि पृष्ठीय तनाव अर्थात यहाँ पर पृष्ठ तनाव, थोड़ा सोचिए और समझिए तब जवाब दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं दिया है कि पानी को बूंदों का गोलाकार कैसा होता है, गोलाकार है ना, लेकिन यहाँ पर पूछा है ना चिपकने का कारण, और ना चिपकने के कारण के हिसाब से आप बताइए क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए भाई यहां पर आंसर आपका सी आया है, जिसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण होता है, याद रखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आसंजक बल होता है। क्या होता है, आसंजक बल होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि पानी की बूंद गोलाकार होती है किस कारण से, तब आप पृष्ठ तनाव की वजह से कह सकते थे। यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नोट करिए, जल्दीबाजी में क्वेश्चन लगभग 50% अधिक लोगों से गलतियां हो जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में पहले पृष्ठ तनाव मिल जाए तो ये लगभग 50% लोग इसका आंसर ए ही लगा देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि जो होती है वो आपकी कितनी होती है। चलिए यहां पर बताइए, तुल्यकारी उपग्रह मतलब जो होता है पृथ्वी के ही जैसा होता है, पृथ्वी के बराबर ही होता है उसकी जो चाल होती है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 24 घंटा हो जाएगा। मतलब तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग देखा जाए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपके घूर्णन करते हैं और घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमण करते हैं, तो इसकी अवधि होती है आपकी 24 घंटे के समान होती है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पेंडुलम घड़ी को अगर आप चंद्रमा पर ले जाते हैं तो ये बताइए उसके आवर्तकाल में जो आपकी होगी वो क्या परिवर्तन होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में वो बढ़ेगा। याद रखिए क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि कोई आपकी घड़ी है और यहां पर आपकी है तो ये क्या होगा, इसमें से बढ़ेगी। तो याद रखिए पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि आपकी बढ़ जाती है। क्या, समय अवधि आपकी बढ़ जाती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आई जो होता है स्थिर होता है, जी का मान क्या होता है, घट जाता है। जब जी का मान घट जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए टी बराबर 2 पाई, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट 1 एल अपान जी, है ना, अंडर रूट आपने पढ़ा होगा एल अपान जी, ये आपने पढ़ा है। और यहाँ पर होता है 2 पाई होता है और टी बराबर आपका होता है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक्स किरणें तरंग किस प्रकार की किरणें होती हैं। एक्स किरणें जो होती हैं ये किस प्रकार की तरंगे होती हैं। एक्स किरणें ये किस प्रकार की होती हैं। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, तो याद रखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। क्या होती हैं भाई, तो एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग बिना किसी माध्यम की सहायता से ही केवल विद्युत तथा चुंबकीय दोलनों के मध्य में संचरण कर सकती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है, यहां पर आपको जवाब देना है। जिसे बोलते हैं इनर्ट गैस, है ना। तो चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आर्गन गैस। याद रखिए इन्हें इनर्ट गैस भी कहते हैं। जैसे आपका हीलियम, है ना, हीलियम के बाद आपका होता है आपका आर्गन भी होता है, क्रिप्टॉन होता है, जिनॉन होता है, रेडॉन भी होता है, नियोनॉन भी होता है। मतलब जो ऑप्शन आपका है बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आर्गन एक प्रकार का अक्रिय गैस होता है। जैसे अक्रिय गैस वे है जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती हैं, अर्थात रासायनिक क्रिया में ये आपकी जो गैसें होती हैं इनको भाग नहीं लेते हैं, अर्थात ये अधिकांश तत्वों या पदार्थों से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब क्रिया ही नहीं करेंगे तो इनको क्यों लेंगे, इस कारण से ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो चलिए बताइएगा आतिशबाजी में हरा रंग जो दिखाई पड़ता है वो किस कारण से दिखाई पड़ता है। तो चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए कौन कौन जवाब देंगे, इसका सही जवाब क्या बनने वाला है। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका बी नंबर, बेरियम।
चलिए बेरियम मतलब आपका भाई सी नंबर। अच्छा वेरी गुड, यहाँ पर देखिए अच्छा जवाब है, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर वेरियम होता है, याद रखिए याद रखिए, यहाँ पर वेरियम की वजह से क्या होता है, यहाँ पर दिखाई देता है कैसा, हरा रंग दिखाई देता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले लाल रंग, तो लाल रंग जो आतिशबाजी में दिखाई देता है वो स्ट्रांसियम के कारण, किसके कारण, स्ट्रांसियम के कारण यहाँ पर लाल रंग दिखाई देता है। याद रखिए स्ट्रांसियम के कारण क्या होता है, लाल रंग। तो इसे आप लोग नोट करिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मान लो दो चीजें तो आपने पढ़ा है, हरा और लाल पढ़ा है, लेकिन अगर नीला आ जाए तो, अगर मान लो नीला आ जाए तो क्या करोगे, नीला आ जाए, अगर ऑप्शन में नीला आ जाए कि नीला रंग किसकी वजह से आता है, तो ये होता है कॉपर की वजह से। किसके, तो आपके कॉपर की वजह से नीला रंग होता है। ठीक है, मान लो अगर सिल्वर कलर आ जाए कि सिल्वर रंग कैसा क्यों होता है, इसका आपका ला था। ठीक है, अगर मान लो सिल्वर रंग आ जाए, सिल्वर, अगर सिल्वर आ जाए सिल्वर, तो ये होता है एल्यूमिनियम के कारण। किसके कारण, तो सिल्वर जो आपका रंग होता है ये एल्यूमिनियम की वजह से होता है, एल्यूमिनियम की वजह से होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिएगा जो हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 15 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था, अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पूछा गया है, किसने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर। अब यहां से 2-3 पॉइंट ये पूछेगा कि डेट आपको बताना है, तो भाई डेट भी आपको हो जाएगा, ये शायद 13 दिसंबर को है ना, यहां पर 15 दिसंबर नहीं होगा भाई, 13 दिसंबर होगा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव को जो कह सकते हैं स्वीकृति मिली थी, वो कब मिली थी, तो 22 जनवरी, याद रखिए 22 जनवरी 1947 को, 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई थी, आपकी प्रस्तावना को याद रखिएगा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है। तो चलिए जवाब देना है कि संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से संग्रहित की गई है, यहां पर आंसर आपको देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन की प्रक्रिया। चलिए, ऐसा तो नहीं लगता है कि हम बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं या हम बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, आप लोग एक बार कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले कि जो हमारी स्पीड है वो आपकी सही है कि नहीं है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको देते चल रहे हैं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा भी दे तो भी आपको पता चलता रहे। ठीक है ना, हमारे हिसाब से ठीक है, लगभग स्पीड भी आपको लगातार दे रहे हैं। चलिए, तो देखिए यहां पर जो आपका है, यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा कि जो संविधान में दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यों के जो निर्वाचन है, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया आपकी ली गई है आपके दक्षिण अफ्रीका से। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, संविधान संशोधन भी और ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। अब आप ही बताइए कि प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है वो आपका कौन करता है, आपको जवाब देना है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति यहां पर कौन करता है। चलिए, तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, राष्ट्रपति करेगा। याद रखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा के आम चुनाव के बाद, क्या लोकसभा, क्योंकि नियुक्ति की बात किया है ना, नियुक्ति की बात किया है, तो लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। यह लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता भी है, और लोकसभा अध्यक्ष हैं कि चुनाव में सदन की मदद भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो जंतु कोशिका में नहीं होता है कौन सा, ये है आपका कौन सा भाई, आपके तारकाय भी होते हैं, यहाँ पर गाल्जिकाय भी होते हैं, लाइसोसोम भी होते हैं, या लेकिन यहाँ पर रसधानी, ये जो आपका रसधानी है ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। याद रखिए ये जो पाए जाते हैं आपके पादप कोशिकाओं, अर्थात जैसे पेड़ पौधे हैं उनमें पाए जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे होता है जो जल होता है, खनिज होता है, लवण होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो इसमें उपस्थित होते हैं, और यही पेड़ पौधों को क्या करते हैं, उनको जल, उनको खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लवण पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि कौन सा एंजाइम वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। चलिए, कौन सा एंजाइम वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर यहां पर जो आपका बनेगा कौन सा बन सकता है, तो देखिए भाई यहां पर दिया है इमाइलेस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा डी नंबर। भाई इसमें से ऑप्शन जो बनेगा वो डी बनेगा। अब याद रखिएगा कि जो होता है कौन, लाइपेज, आपने नाम सुना होगा, क्या सुना है आपने, लाइपेज नाम सुना होगा, लाइपेज। याद रखिए लाइपेज, लाइपेज जो आपका है ये क्या करता है, लाइपेज एंजाइम जो होता है वसा को वसी अम्ल में
तथा ग्रिसलॉर में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, याद रखिए इसका आंसर आपका लाइपेज होगा, जो कि इनमें से डी वाला ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, याद रखिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काकरोच में हृदय कोष्ठ की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है। काकरोच का तो नाम आप सुना ही होगा, तो आप ही बताइए कि कॉकरोच में जो हृदय कोष होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो आपकी कितनी होती है। चलिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं 3 होती हैं, यहाँ पर 3 होती हैं भाई, और जवाब दीजिए थोड़ा सा। चलिए, 46 को ऑप्शन डी भी दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, मतलब हर प्रकार के आंसर हैं। याद रखिए यहां पर आंसर आपका लॉक हो जाएगा, यहां पर डी नंबर 13 होते हैं। काकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। और अगर पूछ ले कि केचुए में कितनी होती है, तो भाई केचुए जो होती है, केचुए में वो आपकी होती है कितने, तो आपके 8 होते हैं। याद रखिए केचुए में हृदय कोष्ठों की संख्या 8 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, मनुष्य के होते हैं कितने, 4 होते हैं, और यहां पर जैसे मछली वगैरह हो गया है ना, उनमें होते हैं 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का उल्लेख जो किया गया है संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाई नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये केंद्र के अंतर्गत आते हैं, अर्थात आपका भाग जो 5 है वो आपको बताया गया था कि आर्टिकल नंबर 148 से लेके आपके 151 तक आपके वर्णन मिलेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आपको जवाब देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको हमेशा हम सॉल्व करवाते हैं, इस कारण इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, 49 को ऑप्शन लॉक करना है। चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा या 55 होगा, 61, सी नंबर। चलिए 1955। याद रखिए कि अनुच्छेद जो आपका है 343, क्या है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राज्यसभा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार कहा गया है कि भाषा ये हिंदी और जो लिपि होगी देवनागरी होगी। और प्रथम राजभाषा आयोग है ना, प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, जवाब दीजिए, कोई स्टूडेंट हो जो इसका जवाब दे कि प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, बीजी खेर, बिल्कुल सही है। याद रखिए बीजी खेर थे इसकी जो अध्यक्षता किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आपके आते हैं। एक क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद हो कि यहां पर जो आपके समाचार पत्र हैं वो किस सूची के अंतर्गत आपके हैं, यहां पर आंसर दीजिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहां पर आंसर जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बहुत लोगों ने इसका जवाब गलत भी दिया था। याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, यहां पर जवाब जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत आपके आते हैं, जो आपके आते हैं क्या, यहां पर समाचार पत्र आते हैं। जैसे देखो हमने बताया था समाचार हो गया, ठीक है, आपका समाचार हो गया। फिर इसके बाद देखा जाए तो आपका जो पत्र हो गया 1 हो गया, समाचार शिक्षा 1, क्या क्या, समाचार शिक्षा और 1 ये आपके आते हैं समवर्ती सूची में आते हैं। याद रखिएगा जो कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं, तो आपके 52 हैं। तो ये 3 पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे यही पूछे जाएगा कि आपका जो समाचार पत्र है, साथ में जो आपका 1 है और आपकी जो शिक्षा है ये किस में आपकी आती है, याद रखिए आपके समवर्ती सूची में आती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। बताइएगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है भोपाल। आप लोग जवाब दीजिएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमारे हिसाब से अगर आपकी क्लास अगर आज की देखा है तो अगर इसी प्रकार से क्लास आप लोग कंटिन्यू लेते रहेंगे तो उम्मीद है कि आपकी जो जीके है वो सबसे मस्त हो जाएगी, बेहतरीन होगी। पेपर उठा के देखिएगा, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे और हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस बार आप लोग वीडियो एग्जाम को क्लियर करें। जय हिंद, जय भारत।